चैप्टर फर्स्ट है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर कहते हैं जिसे। रेशनल नंबर भी जिसे कहते हैं। तो अपन देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? तो आपने पिछली कक्षाओं में कक्षा 7 के अंदर, कक्षा 6 के अंदर पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, दशमलव संख्या इनका अध्ययन किया होगा। कक्षा 8 के अंदर अपन देखेंगे परिमेय संख्या। तो आप एक चार्ट से समझ सकते हैं ये परिमेय संख्या है। एक बेसिक सा जानकारी दे रहा हूँ, उसके बाद अपन आगे करेंगे। परिमेय संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपको पता होगा 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। और फिर परिमेय संख्या है जिसे किसे कहते हैं उसकी परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q का मान 0 नहीं होगा। Q का मान 0 नहीं होगा तथा P और Q आपके जो है वो दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। P और Q आपके क्या है? दोनों ही पूर्णांक संख्या है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, ये 1 लिखता हूँ। तो 1 क्या है? प्राकृत संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या भी है क्योंकि इसके नीचे अपन क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में आ गया तो ये परिमेय संख्या है। 0 लिख दिया तो 0 पूर्ण संख्या है। 1 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है। तो ये 0/1 ये भी परिमेय संख्या है। अगर मैं लिखूँ -5/3, तो अगर मैं -5 की बात करता हूँ खाली, तो -5 क्या पूर्णांक संख्या है। अगर इसके नीचे 3 आ गया या इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मान लो 1 है, तो ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर आपके मान लीजिए कि 5/0 आता है, नीचे अगर कभी भी 0 आता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ऊपर 0 आएगा तो चलेगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगी, लेकिन नीचे कभी भी 0 आएगा तो वो परिमेय संख्या आपके नहीं कहलाएगी। वापस इस पर आते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जितनी प्राकृत संख्या होती है, जितनी भी प्राकृत संख्या, तो सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ये 3 है, इसका मतलब वो संख्या कहलाती है। ये 3 प्राकृत संख्या का पूर्ण संख्या की तरफ जा रहा है, इसका मतलब सारी की सारी प्राकृत संख्या आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। सारी की सारी पूर्ण संख्या आपके पूर्णांक संख्या कहलाएगी और सारी की सारी पूर्णांक संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राकृत संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते। डायरेक्ट प्राकृत संख्या को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं और पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं। सबसे ऊपर परिमेय संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर प्राकृत संख्या, इस प्रकार से ये है। अब अपन वापस इसके ऊपर आते हैं। तो परिमेय संख्या की ये परिभाषा होगी है, अपन ने इसके एग्जाम्पल देख ली है कि परिमेय संख्या में अगर एक अंश आता है, एक हरा आता है, यानी एक ऊपर लिखा हुई संख्या, एक नीचे लिखी हुई संख्या, तो वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर कभी भी हर का मान 0 आ जाता है, यानी हर में नीचे वाली संख्या में 0 आ जाती है, तो उसको हम परिमेय संख्या कभी नहीं कहेंगे। कुछ परिमेय संख्याओं की गुणधर्म है। तो वो परिमेय संख्या की गुण कौन कौन सी है? तो पहला है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय का गुणधर्म, इस गुण के अंतर्गत ये है कि अपन किसी संख्या का क्रम बदल सकते हैं। एक बेसिक सा फॉर्मूला इसका लिखता हूँ। जैसे मैं a + b है तो उसको मैं लिख सकता हूँ b + a। अगर किसी संख्या का क्रम मैं आगे पीछे कर दूँ तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन गणितीय संक्रियाएं कितनी होती है? जोड़, भागी, गुणा, भाग, 4 प्रकार की गणितीय संख्या होती है। आप कहेंगे कि सर आपने क्रम विनिमय गुणधर्म
योग के अंदर तो लगा दिया, गुणा भाग और बाकी के अंदर क्यों नहीं लगाया? तो जो क्रम विनिमय गुणधर्म है वो आपके योग और गुणा में लगेगा, बाकी आपके बाकी और भाग में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। पहले अपन ये योग और गुणा को देख लेते हैं। तो गुणा का जो क्रम विनिमय गुणधर्म होगा वो इस प्रकार से होगा, a इंटू डी बराबर b इंटू। इसका एग्जाम्पल से अपन बात करते हैं तो a का मान लेता हूँ मैं 2 प्लस b का मान लेता हूँ 3। उधर भी b का मान मेरे को 3 मानना पड़ेगा, a का मान 2 मानना पड़ेगा। दोनों स्थिति में इनको भी जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इनको भी जोड़ेंगे तो 5 आएगा। दोनों स्थिति में मेरा उत्तर क्या आता है? 5 आता है। अगर मैं पीछे वाली संख्या को आगे लिखता हूँ, आगे वाली संख्या को पीछे लिखता हूँ तो मेरे मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए योग के अंदर क्रम विनिमय गुणधर्म लगता है। गुणा की बात करते हैं तो वही मैं a का मान 2 मानता हूँ, b का मान 3 मानता हूँ। इधर भी मेरे को b का मान 3 मानना पड़ेगा, a का मान 2 मानना पड़ेगा। दोनों ही स्थितियों में मेरा उत्तर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर मैं पीछे वाली संख्या को आगे लिखता हूँ, आगे वाली संख्या को पीछे लिखता हूँ तो मेरे मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। यहाँ मैंने a और b ही लिया है, जरूरी नहीं है कि a और b होंगे। a b c भी हो सकता है, a b c d भी हो सकता है, 4 पद भी हो सकते हैं, 5 पद भी हो सकते हैं, 6 पद भी हो सकते हैं, कितने पद हो सकते हैं। लेकिन तरीका ये होगा किसी भी क्रम को अपन बदल सकते हैं। मान लीजिए किसी संख्या के अंदर आपके 6 पद है, 6 में से आप चाहते हैं कि छठे पद को तीसरे पद पर ले ले और तीसरे पद को छठे पद पर लाए तो वो भी कर सकते हैं। पांचवें पद को दूसरे पद पर लेके जाए, दूसरे पद को चौथे पे लेके जाए, चौथे को पांचवें पे लेके जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। क्रम का विनिमय आप कर सकते हैं। आपका जो आंसर है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। तो गुणा वाला भी बता दिया। अब अपन बाकी के लिए करते हैं कि बाकी के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म लगता है या नहीं लगता। तो अगर मैं a का मान लूँ, अगर आपके क्रम विनिमय गुणधर्म लगाते हैं तो a माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए था? b माइनस ए होना चाहिए था क्रम विनिमय गुणधर्म। यहाँ पर मैं a का मान 2 मानता हूँ, b का मान 3 मानता हूँ, तो इधर भी b का मान 3, a का मान 2। यहाँ 2 में से 3 को घटाते हैं, माइनस का 1 बचता है, 3 में से 2 को घटाते हैं, प्लस का 1 बचता है, जो कि आंसर अपना सही नहीं है। भाग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म को देखते हैं तो इस प्रकार से अपना वैसे फॉर्मूला होगा a भाग b बराबर b भाग a। इस प्रकार से बेसिक फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे a का मान अगर मानता हूँ मैं 2 भाग b का मान मानता हूँ 3, यहाँ पे b का मान 3, a का मान 2। तो अगर मैं 3 का भाग 2 में देता हूँ तो 0.64 मेरा उत्तर आएगा बराबर 3। अगर मैं 2 का भाग 3 में देता हूँ तो मेरा उत्तर आएगा 1.5। तो ये भी मान बराबर नहीं है। दोनों स्थितियों में अगर मैं 3 का भाग 2 में देता हूँ तो भी उत्तर अलग आता है, 2 में 3 का भाग देता हूँ तो भी उत्तर गलत आता है। लेकिन अगर प्लस और गुणा में करते हैं तो अपने दोनों स्थितियों में उत्तर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो ये था क्रम विनिमय गुणधर्म। इसके बाद आता है साचर्य गुणधर्म, उसके बाद आएगा वितरण गुणधर्म, उसके बाद आएगा शून्य की भूमिका और एक की भूमिका आएगी। शून्य की भूमिका योज्य तत्समक होता है, एक की भूमिका है गुणात्मक तत्समक होता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं या व्युत्क्रम भी कहते हैं। अब हम दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं जो है साचर्य गुणधर्म। साचर्य गुणधर्म के अंदर अगर 3 पद होंगे, इसका बेसिक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। क्या चेंजिंग है तो आप देखेंगे पहली बार मैंने क्या किया, पीछे वाले दोनों मानों को ब्रैकेट के अंदर लिखा, दूसरी बार मैंने आगे वाले दोनों मानों को ब्रैकेट के अंदर लिखा। ऐसा करने से मेरा कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं है। अब ये गुणधर्म भी जोड़ और गुणा के अंदर लगता है। ये गुणधर्म भी आपके योग और गुणा के अंदर ही लगेगा, बाकी आपके ये गुणधर्म किसी के अंदर नहीं लगेगा। तो योग के अंदर भी बेसिक फॉर्मूला अपन देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। इसका मान देखते हैं। a का मान अगर मान लेता हूँ मैं 2 इंटू बी का मान 3 इंटू सी का मान 4 मानता हूँ, तो इधर मेरे को 2 इंटू 3 इंटू 4 दोनों का मान देखते हैं। पहले ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट वाले को करना 4 और 3 का गुणा करेंगे, 12 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे, 6 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 24 आएगा। ये मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर मैं पीछे वाले दोनों को ब्रैकेट में लिखता हूँ और आगे वाले दोनों को ब्रैकेट में लिखता हूँ तो मान में कोई परिवर्तन नहीं है। प्लस वाला उदाहरण देखते हैं। तो प्लस वाला उदाहरण के लिए भी मैं a का मान 2 प्लस 3 प्लस 4, इधर भी मेरे हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। इधर जोड़ेंगे पहले ब्रैकेट वाले को, 4 और 3 7, 7 के अंदर 2 जोड़ेगा तो 9 आएगा। यहाँ पे भी 3 और 2 5, 5 के अंदर 4 जोड़ेगा तो 9 आएगा। ये मेरे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो साचर्य गुणधर्म भी अपन लगा सकते हैं। जब अपने 3 पद हो तो पहले
आगे है तो आगे वाले दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे या पीछे वाले दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे कि कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से 3 × 4 × 5 साचर्य गुणधर्म का मैं बेसिक एक तरीका बताता हूँ क्या है किसका उपयोग। जैसे आपके पास ये तीनों का आपको गुणा करना है तो आप चाहे पहले 4 × 5 का गुणा करो फिर 3 के साथ करो, या फिर पहले 3 और 4 का गुणा करो फिर 5 के साथ करो, आपका उत्तर है वो दोनों ही क्या होगा, समान ही आएगा, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दो गुणधर्म अपन ने पढ़ लिए, क्रम विनिमय गुणधर्म जिसमें क्रम का अपन विनिमय क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, ये साचर्य गुणधर्म, दोनों गुणधर्म योग और गुणा के अंदर लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन वितरण गुणधर्म, शून्य की भूमिका और एक की भूमिका के बारे में बात करेंगे।